वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। इससे पहले की क्लासेस में हम लोगों ने नसीम एज़किल की जो बायोग्राफ़ी है उसको कंफर्म कर लिया था। नसीम एज़किल के जो वर्क्स हैं उनका जो क्लासिफिकेशन है, किस तरीके से नसीम एज़किल के जो वर्क हैं वो पब्लिश हुए हैं, किस तरीके से कलेक्शंस में पब्लिश हुए हैं, उस कॉन्सेप्ट को भी हम लोगों ने कवर कर लिया था। आज की क्लास में नसीम एज़किल का एक बहुत ही फेमस वर्क है नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, जो कि नसीम एज़किल का वर्क है। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। नसीम एज़किल से क्वेश्चन पुटअप होने की जो 90% पॉसिबिलिटीज़ होती है वो इसी वर्क से होती है, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन से होती है। जो ये वर्क है यहाँ से जो कुछ भी सर्टेन इन्फॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट है वो मैं आप लोगों को कवर करा दे रहा हूँ। ये वर्क पब्लिश्ड हुआ था 1965 में। नसीम एज़किल की पोएम्स का जो कलेक्शन आया था जिसका नेम था द एग्जैक्ट नेम, इस कलेक्शन में ये वर्क 1965 में पब्लिश हुआ था। इस वर्क का जो जैनर है, मतलब इस वर्क की जो विधा है वो है नरेटिव पोएम। इसके साथ ही साथ इसको हम एंथोलाइज्ड पोएम भी कहते हैं, क्योंकि जो ये पोएम है वो कलेक्शन में पब्लिश हुई है, एंथोलॉजी में पब्लिश हुई है। इस पोएम में ना तो कोई राइम स्कीम है और ना ही कोई मीटर है, मतलब जो ये पोएम है नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन ये फ्री वर्स में लिखी गई है। अब यहाँ पर जो ये पोएम है नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, इसकी जो समरी है, कंप्लीट समरी है, वो मैं आपको कंफर्म करा दे रहा हूँ। आप लोग अच्छे से कंफर्म कर लीजिएगा, किसी भी क्वेश्चन का आंसर यहाँ से स्किप नहीं होगा। देखिएगा जो ये पोएम है वो प्रेजेंट करती है, वो शो करती है, वो हमें दिखाती है, सीन दिखाती है, दृश्य दिखाती है। आप रूरल इंडिया, मतलब जो ग्रामीण भारत है, ग्रामीण भारत का जो जनजीवन है, ग्रामीण भारत में जो अंधविश्वास हैं, ग्रामीण भारत में लोग जो होते हैं वो एक दूसरे की सहायता करने के लिए किस तरीके से आ जाते हैं, तो इन सारे पॉइंट्स को हाईलाइट कर रही है ये पोएम नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। देखिएगा, एक स्कॉर्पियन होता है, एक बिच्छू होता है, स्टिंग वो डंक मार देता है, वुमन एक महिला को डंक मार देता है, और जो ये वुमन है ये कोई और नहीं है, नसीम एज़किल की मदर है। अब क्या होता है कि जब उस वुमन को स्कॉर्पियन स्टिंग कर देता है, डंक मार देता है, फिर क्या होता है, फार्मर्स आने लगते हैं, किसान आने लगते हैं, सर्च करने लगते हैं, ढूंढने लगते हैं उस बिच्छू को। किसान लोगों का मानना होता है, वो बिलीव करते हैं दैट कि विद द मूवमेंट्स ऑफ द स्कॉर्पियन, जैसे जैसे स्कॉर्पियन चल रहा है, द पॉइजन विल मूव इन द वुमेंस ब्लड, उसी तरीके से उस वुमन का जो ब्लड है, उस महिला का जो ब्लड है, उसमें जो पॉइजन है वो भी मूव स्लोली स्लोली कर रहा है। जो वो किसान लोग हैं वो सुपरस्टिशस हैं, मतलब वो अंधविश्वासी हैं, और वो बिलीव करते हैं कि जो ये वुमन है, जो ये महिला है, इज़ बियरिंग दी पेन, वो इस समय पेन को सहन कर रही है। जो महिला है इस समय दर्द तकलीफ़ को सहन कर रही है, और जो इस समय वो दर्द तकलीफ़ को सहन कर रही है वो रिज़ल्ट है, उसने कोई सिन किया था, उसने कोई अपराध किया था इन दी प्रीवियस बर्थ, अपने पहले के जीवन में, अपने प्रीवियस बर्थ में उस महिला ने ज़रूर कोई अपराध किया था, ज़रूर कोई सिन किया था, जिसकी वजह से प्रेजेंट टाइम में वो पेन को बियर कर रही है, प्रेजेंट टाइम में वो दर्द को सहन कर रही है। इसके साथ ही साथ उन किसानों का मानना है कि इस समय जो वो वुमन है वो पेन को बियर कर रही है, पेन को, दर्द को सहन कर रही है, इससे रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा, सफरिंग कम हो जाएगी, परेशानी कम हो जाएगी। आप हर नेक्स्ट बर्थ, उस महिला का जो नेक्स्ट बर्थ होगा, मतलब होता क्या है कि जब उस वुमन को, जो वो स्कॉर्पियन है, वो स्टिंग करता है, डंक मारता है, तब जो वो वुमन होती है वो दर्द से कराह रही होती है, दर्द से परेशान हो रही होती है। किसान लोग जो होते हैं वो आ जाते हैं, बिच्छू को ढूंढने लगते हैं, बिच्छू को सर्च करने लगते हैं। किसान लोगों का मानना होता है कि जिस तरीके से वो बिच्छू मूव कर रहा होगा, चल रहा होगा, उसी तरीके से इस महिला के ब्लड में जो पॉइज़न है वो भी धीरे धीरे फैल रहा होगा। कुछ किसान लोग कह रहे हैं कि इस समय जो ये महिला है वो दर्द तकलीफ़ को सहन कर रही है, ज़रूर इसने अपने पहले के जन्म में कोई पाप किया होगा जिसकी वजह से इसको ये दर्द तकलीफ़ मिल रही है। कुछ किसान कह रहे होते हैं कि जो ये महिला है इस समय दर्द तकलीफ़ को सहन कर रही है,
ये अच्छी बात है, इससे आगे आने वाला जो इसका जन्म होगा उसमें इसकी दर्द तकलीफ़ कम हो जाएगी। धीरे धीरे और भी गांव वाले वहाँ पर आने लगते हैं, वो कैंडल्स लेकर के आने लगते हैं, लैंटर्न्स लालटेन लेकर के वहाँ पर आने लगते हैं। बहुत सारे किसान वहाँ पर विलेजर्स हैं जो वहाँ पर वो इकट्ठा हो जाते हैं। जो वो वुमन होती है वो ट्विस्ट कर रही होती है, मोड़ रही होती है अपनी बॉडी को, पेन दर्द की वजह से वो महिला अपने शरीर को ट्विस्ट कर रही होती है, मोड़ रही होती है। उस महिला का जो हस्बैंड है वो बिलीव नहीं करता है, वो सुपरस्टिशंस में बिलीव नहीं करता है, अंधविश्वास में बिलीव नहीं करता है, बर्थ और सिन में वो बिलीव नहीं करता है। तो उस वुमन का जो हस्बैंड है वो प्रयास करता है, अलग अलग तरीके से क्योर करने का प्रयास करता है, मिक्सचर रखता है, पाउडर रखता है। उस पार्ट पर जिस पार्ट पर स्टिंग किया है उस स्कॉर्पियन ने, वो पैराफिन को वहाँ पर रख करके जलाता है। और जो वो बिटेन टो है, टो में जहाँ पर उसने स्टिंग किया है वहाँ पर रिड्यूस करने के लिए, पेन को रिड्यूस करने के लिए, पॉइज़न के इफ़ेक्ट को रिड्यूस करने के लिए वो मिक्सचर रखता है, पाउडर रखता है, पैराफिन वहाँ पर जलाता है। वो साइंटिफिक तरीके से ट्रीटमेंट करने की कोशिश करता है क्योंकि वो अंधविश्वास में बिलीव नहीं करता है। लेकिन और गांव वाले जो वहाँ पर आए हुए हैं वो सुपरस्टिशियस हैं। एक होली मैन वहाँ पर है, एक पवित्र आदमी है, वो परफॉर्म कर रहा होता है। रिलीजियस राइट्स जो कुछ भी होते हैं, जो कुछ भी तंत्र मंत्र होते हैं उनको वो पढ़ रहा होता है, जिससे कि काम डाउन कर सके, जिससे कि शांत कर सके पॉइज़न का जो इफ़ेक्ट है, विद प्रेयर्स, अपनी प्रार्थनाओं के साथ में। इस तरीके से ये सब होते होते 20 आवर्स हो जाते हैं, 20 घंटे हो जाते हैं उस वुमन को वेल करने में, उस वुमन को ठीक करने में। आगे चल कर के जब वो वुमन ठीक हो जाती है तो वो थैंक्स बोलती है, गॉड को थैंक्स बोलती है कि जो स्कॉर्पियन है, जो बिच्छू है, उसने उस वुमन को काट लिया इन द प्लेस ऑफ हर चिल्ड्रन, उसके बच्चों को काटने के प्लेस में। तो ये पोएम जो है वो इस पॉइंट पर फोकस करती है कि जो मदर है, मदर दर्द से कराह रही है, मदर जो है वो परेशान है, लेकिन जब वो वेल होती है, जब वो ठीक होती है तो भगवान को वो थैंक्स कहती है कि बिच्छू ने मुझे काट लिया, बिच्छू ने मेरे बच्चे को नहीं काटा, इसलिए वो गॉड को थैंक्स बोलती है। तो इस तरीके से ये निसीम एस्किल की पोएम है नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। इसका जो कंटेंट है वो आप लोग कवर कर लीजिएगा, लाइंस इम्पॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं हैं। जो कुछ भी समरी यहाँ पर दी गई है अगर उसको आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो बाय द वे कभी भी अगर लाइन पुटअप भी कर दी जाती है तो उसको आप तुरंत कैच कर लेंगे, क्योंकि निसीम एस्किल की जो पोएम है वो बहुत ही सिंपल, प्लेन और कलोकियल लैंग्वेज में लिखी हुई होती हैं, बहुत ही साधारण बोलचाल की भाषा में होती हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वर्क की तरफ चलते हैं। निसीम एस्किल का नेक्स्ट वर्क है, नेक्स्ट पोएम है फ़िलॉसफी। जो ये फ़िलॉसफी है ये भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट पोएम है, और जो ये पोएम है वो पब्लिश्ड हुई थी एग्जैक्ट नेम का जो कलेक्शन आया था 1965 में निसीम एस्किल का। इस पोएम का जो जैनर है, जो विधा है, वो लिरिक भी हम इसको कहते हैं। साथ ही साथ इसको हम मेडिटेटिव पोएम कहते हैं, क्योंकि ये निसीम एस्किल के डीप थिंकिंग पर आधारित है, डीप मेडिटेशन पर आधारित है। इस पोएम की जो लैंग्वेज है वो सिंपल है, सिंपल के साथ ही साथ कलोकियल है, प्लेन लैंग्वेज है, साधारण बोलचाल की भाषा है। लेकिन इस पोएम का जो कंटेंट है, सब्जेक्ट मैटर जो है वो कॉम्प्लेक्स है। तो कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट मैटर को मीन्स जटिल विषय वस्तु को बहुत ही साधारण बोलचाल की भाषा में निसीम एस्किल ने लिखा है। चलिए अब हम इस पोएम की कंप्लीट समरी को कंफर्म कर लेते हैं कि इस पोएम में है क्या। तो जो ये पोएम है वो हमें बताती है, यहाँ पर जो पोएट है वो एक प्लेस की बातें कर रहा है और उस प्लेस को वो फिलॉसफी कहता है। यहाँ पर निसीम एस्किल कहता है कि फ़िलॉसफी एक ऐसा प्लेस है, दर्शन एक ऐसी जगह है जहाँ पर वो जाना नहीं चाहता है, कोई प्लान कर करके वो फ़िलॉसफिकल थिंकिंग में जाना नहीं चाहता है। फ़िलॉसफी का जो प्लेस है, फ़िलॉसफिकल थिंकिंग का जो प्लेस है, दर्शन का जो स्थान है, दर्शन के जो विचार हैं, दर्शन की जो जगह है, निसीम एस्किल कहता है कि वहाँ पर मैं प्लान कर करके नहीं जाता हूँ,
लेकिन मैं क्या करूं, जो मेरे विचार होते हैं वो मुझे ड्राइव कर ले जाते हैं, वो मुझे खींच ले जाते हैं। कहाँ पर? फिलॉसफी वाले प्लेस पर मुझे खींच ले जाते हैं। मीन्स एस्किल कहता है कि मैं फिलॉसफिकल नहीं होना चाहता हूँ, मैं दार्शनिक नहीं होना चाहता हूँ, ना तो मैं फिलॉसफिकल तरीके से सोचना चाहता हूँ कोई प्लानिंग कर करके, लेकिन जो मेरे विचार हैं वो मुझको फिलॉसफिकल बना देते हैं, वो मुझे वहाँ तक पहुँचा देते हैं। एस्किल कहता है कि जो ये फिलॉसफी का प्लेस है, ठीक, वो उसे ड्राइव करके लेकर जाता है एग्जिस्टिंग थिंग्स से। मतलब जो चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, मतलब हमारे सामने गाड़ी एग्जिस्ट करती है, घर एग्जिस्ट करता है, बैंक बैलेंस एग्जिस्ट करता है, इकोनॉमी एग्जिस्ट करती है, रुपए पैसे एग्जिस्ट करते हैं, सुख सुविधाएं वाली चीज़ें जो होती हैं वो एग्जिस्ट करती हैं। लेकिन निसीम एस्किल कहता है कि जो कुछ भी एग्जिस्टिंग चीज़ें हैं उन चीज़ों से मेरे जो फिलॉसफिकल थॉट हैं वो मुझे खींच करके अलग करने लगते हैं जब मैं फिलॉसफिकल थिंकिंग में जाता हूँ। एस्किल कहता है कि जो ये फिलॉसफी है यहाँ पर ह्यूमन फीलिंग का कोई इम्पॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि जो फिलॉसफी है वो रेशनैलिटी पर बेस्ड है, वो डीप थिंकिंग पर बेस्ड है, डीप मेडिटेशन पर बेस्ड है। वहाँ पर ह्यूमन फीलिंग का कोई इम्पॉर्टेंस नहीं है। एस्किल कहता है कि इस प्लेस पर जो आइडियाज़ होते हैं, जो विचार होते हैं, वो एक्टिव रहते हैं, और यहाँ पर आइडियाज़ की जो पेस है, आइडियाज़ की जो स्पीड है वो बहुत तेज़ होती है, वो कभी भी स्लो नहीं होती है। इसके साथ ही साथ निसीम एस्किल कहता है कि जो ये प्लेस है यहाँ पर हर एक चीज़ बहुत ही विशिष्ट फॉर्म में है, क्विंटेसेंशियल फॉर्म में है, बहुत ही सर्वोत्कृष्ट फॉर्म में है। जो ये फिलॉसफी का प्लेस है यहाँ पर सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। लेकिन यहाँ पर एस्किल कहता है कि जितने भी हिस्टोरिक इवेंट्स हुए हैं, इतिहास की घटनाएं हैं, उनको मैं ब्लिंक ऑफ टाइम मानता हूँ, और जो ये फिलॉसफी है यहाँ पर सब कुछ बहुत ही उत्कृष्ट फॉर्म में है। कवि कहता है कि जो ये फिलॉसफी का स्टेट है यहाँ पर हर एक चीज़ क्विंटेसेंशियल है, यहाँ पर उत्कृष्ट फॉर्म में है, लेकिन यहाँ पर सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर नहीं हैं, वो साफ साफ हमें समझ में नहीं आती हैं, इतनी जल्दी हम समझ उनको नहीं पाते हैं। एस्किल कहता है कि सबसे बड़ा डार्केस्ट मिथ जो होता है वो भी मिंडर होता है, वो भी स्लोली गुजरता है, बहुत ही जटिलताओं से हो करके गेट क्लियर्ड होने के लिए। एस्किल कहता है कि जो डार्केस्ट मिथ होते हैं, जो बहुत ही बड़ी बड़ी कही सुनी हुई बातें होती हैं जिन पर हमें बिलीव नहीं होता है, उसको भी क्लियर्ड होने के लिए, उसको भी साफ होने के लिए, उसको भी स्पष्ट होने के लिए जटिलताओं से गुजरना पड़ता है। यहाँ पर जो एस्किल है वो कहता है कि मैं रिजेक्ट करता हूँ उन चीज़ों की क्लियरिटी को, मैं रिजेक्ट करता हूँ जिन चीज़ों को एक्सप्लेन किया नहीं जा सकता है। यहाँ पर एस्किल कहता है कि जो चीज़ें एक्सप्लेन की जा सकती हैं वही चीज़ें क्लियर हैं, जो चीज़ें एक्सप्लेन नहीं की जा सकती हैं उनको हम क्लियर नहीं कह सकते हैं। एस्किल कहता है कि जो सेंसेस की मंडेन लैंग्वेज होती है, साधारण भाषा होती है, वो अपना एक्सप्लेनेशन अपने आप तैयार कर लेती है, चीज़ों का एक्सप्लेनेशन अपने आप तैयार कर लेती है हमारे सेंसेस की जो साधारण भाषा होती है। तो इस तरीके से फ़िलासफ़ी का जो कंटेंट है उसको भी हमने कंफर्म कर लिया है। निसीम एस्किल का कोई अब ख़ास वर्क रह नहीं गया है। निसीम एस्किल की बायोग्राफी इम्पॉर्टेंट होती है और निसीम एस्किल के जो वर्क हैं वो कितने कलेक्शन में कैसे पब्लिश हुए हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं। फ़िलासफ़ी पोएम नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन इसकी इम्पॉर्टेंट होती है, वो मैंने करा दिया है। मैं चेक कर लेता हूँ कुछ और इम्पॉर्टेंट निसीम एस्किल से होता है तो उसको मैं करा देता हूँ, अदरवाइज़ हम लोग नेक्स्ट राइटर स्टार्ट करेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ़ यू।